एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे कब्जा कर रही है। जमीन जहां मिल जाए उन्हें, तालाब जहां मिल जाए वो कब्जा कर लेते हैं। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग, सब बीजेपी में। बीजेपी, भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग, चंदम, राम धन, चढ़ावा चोरी, और सब जा रहा बीजेपी के पास। तो बीजेपी को सफाई देनी चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी पहले से साजिश षड्यंत्र करती आई है, सूची लिस्ट बदलने का काम ये करते आए हैं। हमारी पार्टी के सभी विधायक चर्चा करेंगे विधानसभा में। हालांकि विधानसभा को फेस ही नहीं करना चाहते हैं ज्यादा सरकार के लोग, लेकिन उतने दिनों में कोशिश होगी कि महत्वपूर्ण सवाल सभी उठ जाएं। किसानों की बदहाली, खाद की बोरी के पहले तो चोरी, अब बोरी पूरी चोरी हो गई। पहले बोरी में चोरी हुई, अब बोरी चोरी हो गई। महंगा डीजल मिल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, कृषि लागत बढ़ गई है, किसानों को कर्ज माफी होनी चाहिए, कर्ज इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। किसानों की आय दोगुनी की बात की थी, वो अब कहां है आय दोगुनी। आलू का किसान का इसका सब बर्बाद हो गया। एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी नहीं। शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, जिसमें प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, केजी से लेकर पीजी तक पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकार ने जानबूझ करके ध्वस्त किया है। न केवल शिक्षा ध्वस्त किया है, बल्कि रोजगार के जो अवसर होने चाहिए वो भी खत्म किए। नौकरी नहीं, और जब नौकरी नहीं तो आरक्षण नहीं। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं, और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। E20, अगर इथेनॉल मिलाना पेट्रोल में इतना लाभदायक है या इफिशिएंसी या माइलेज बढ़ता है, तो ये कम से कम ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये कहना चाहिए, अपने ऐड देने चाहिए। इस बात पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर E20 से माइलेज बढ़ता है, इफिशिएंसी बढ़ती है, मेंटेनेंस जीरो होता है, तो इनको E20 के लिए जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां उनको ऐड देना चाहिए, लेकिन सरकार जबरदस्ती उनसे करवा रही है। शिक्षा भर्ती एवं शिक्षा की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार, थानों में तहसीलों में भ्रष्टाचार, एक्सप्रेस वे के निर्माणों में भ्रष्टाचार, चाहे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। स्मार्ट सिटी मिशन आप जानते हो कहां पहुंच गया है। चंदा सीसी, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, दान पात्र में चोरी, राम धन में चोरी, क्या बताया जाए सरकार में क्या नहीं हुआ है सरकार में। और तब जब मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। सरकारी सेवाओं में सामाजिक न्याय की भागीदारी, जौहर विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। तो ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। बिजली की दर बढ़ी है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कल विधानसभा में हमारी पार्टी के सभी माननीय सदस्य उठाएंगे। इससे साथ साथ भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है, वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए, ओबीसी, एससी, एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है, वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। तो सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या जो घटी है वो 62,465 घटी है।
कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की स्वीकृत पद 1,40,00,000 कम हुए हैं, 1,40,000 कम हुए हैं। शिक्षकों के पद खाली जो पड़े हैं वो 81,000 हैं। तो अगर आप पहला ग्राफ देखेंगे, समझ बैठ जाओ, ये रहा पहला ग्राफ कि जहां उत्तर प्रदेश में कुल 26,386 स्कूल बंद हुए हैं। समाजवादी सरकार में जो प्राइमरी स्कूल थे कुल मिलाकर के वो 1,13,938 थे। लीडर ऑपोजिशन अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो पूछेगा सरकार से, नहीं बेटा बेटा। तो 1,13,938 प्राइमरी स्कूल थे समाजवादी सरकार जब थी 2017 में, और अब 26,000 कम हो गए 2026 में। वो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये देखिए। और सबसे ज्यादा स्कूल कहां बंद हुए हैं? सेकंड पेज। सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किन जिलों में बंद हुए हैं? जो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल किसी डिस्ट्रिक्ट में बंद हुए हैं वो है लखीमपुर खीरी, जिसमें 758 प्राइमरी स्कूल बंद हुए और मर्जर हुए, 758। सीतापुर में 650, प्रयागराज में 638 और मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में लगभग 500 प्राइमरी स्कूल। और जो सरकारी प्रमाण चाहिए उनको नेक्स्ट पेज पर है। अगर आप देखेंगे लखनऊ के सरकारी वेबसाइट बंद कर दी उन्होंने, सोचिए आप। अगर आप भी वेबसाइट देखना चाहोगे तो वेबसाइट में आपको ये नहीं मिलेगा। अगर सरकारी वेबसाइट देखना चाहोगे तो उन्होंने सरकारी वेबसाइट को बंद कर दिया। जब से हम लोगों ने डेटा देना शुरू कर दिया है तब से उन्होंने सरकारी वेबसाइट को ही उड़ा दिया है। अगर आप लोग भी देखना चाहोगे तो शायद आपको उस पर नहीं मिलेगा। कौन से स्कूल बंद हुआ है लखनऊ का, आप पेज दे सकते हो, हमने आपको किताब दी है, उसमें है। अयोध्या में कौन सा है, प्रयागराज में कौन सा है, गोरखपुर में कौन सा है, वाराणसी में कौन सा है। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ही बंद कर दिया उन्होंने स्कूल। और इनका उद्देश्य साफ है कि पीडीएस समाज के लोगों को शिक्षित नहीं होने देना है, उनकी शिक्षा रोकनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में किस सामाजिक वर्ग के कितने बच्चे पढ़ते हैं तो वो बाकायदा दिखाई दे रहा है उसमें। अगर हम ग्राफ चले जाए, नेक्स्ट ग्राफ है इसके बाद वाले में, हाँ ये आ गया। एक ग्राफ बता रहा है, आपके पास भी होगा ग्राफ। ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, जनरल कितने हैं, एसटी कितने हैं। और ये सरकार का आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है। और जब सरकारी स्कूल बंद हो गए तो उसमें एनरोलमेंट और एडमिशन लेने वालों की भी संख्या कम हुई होगी। तो जहां 2017 तक 1,17,00,000 बच्चे पढ़ रहे थे, सरकारी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन पाते थे, आज 2026 में जो सरकारी आंकड़ा बताता है वो 89 लाख के लगभग पहुंच गया है, जिसमें कि लगभग 28 लाख बच्चों के नामांकन कम हुए, एनरोलमेंट कम हुए, एडमिशन कम लिए गए। 25 लाख से लगभग नामांकन घट गए हैं, जो आंकड़ा बता रहा है ओबीसी एससी एसटी के। दो आंकड़े बता रहा हूं मैं, एक पूरा और फिर ओबीसी एससी एसटी के आंकड़े में कितने हैं, वो 25 लाख हैं, वो भी सरकारी आंकड़ा बता रहा है। इसके साथ साथ क्योंकि जब स्कूल बंद होंगे तो आपके टीचर्स भी बंद हो, टीचर्स को भी जॉब नहीं मिलेगा। तो जहां 2017 में 4 लाख टीचर्स थे प्राइमरी शिक्षक, आज वही घट करके कम हो गए 3,40,000। 2017 तक सरकारी आंकड़ों में जो टीचर्स की संख्या थी वो 2017 में जो बता रहे 4 लाख थी, आज वो घट करके 3,40,000 बची है। और वो भी पेज आपको मिल जाएगा सरकारी डेटा के माध्यम से। और भर्ती करना तो दूर है, लेकिन सरकारी आंकड़ा यह बताता है कि 1,40,000
1,40,00,000। 1,40,000 पद स्वीकृति नहीं है, खाली पड़े हुए हैं। 1,40,000। ये भी आंकड़ा आपको दिख रहा होगा इसमें, नेक्स्ट उस ग्राफ में। और सरकारी कहाँ क्या है ये देखिएगा। ये जवाब है राज्यसभा में जो दिया, उससे आप मैच कर सकते हैं। और जो टोटल अभी तक शिक्षक पद खाली है वो क्या 81,000, वो भी वेबसाइट से आप देख सकते हो, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, प्राइमरी स्कूल बंद होने से बेटियों की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? उनकी संख्या कम हुई है। जहां 61.57 61 लाख पढ़ रही थी बेटियां, वहीं 45 लाख हो गई हैं। तो कितनी कम हुई वो संख्या आपको ग्राफ में दिख जाएगी। और लास्ट में मैं बता दूं आपको, जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। जो सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने इस समय जांच की है उसकी, उसमें जो चीजें सामने आ रही है, उन्होंने तो 1-2 स्कूल चेक किए हैं केवल। स्कूलों में 7,000 में बिजली नहीं है, और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। वो संख्या स्कूलों की है 2,300। जिसमें पानी पीने को नहीं है वो 576 स्कूल हैं। और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना और कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। हमारे सभी विधायक मिलकर के सदन में ये बात उठाएंगे। 2026 में 26,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने, 27 में 27,000 बंद कर देंगे। तो मुझे यही जानकारी देनी थी। इससे पहले मैंने आपको पेपर लीक की कहानी पूरी किताब में छापकर बाकायदा डेटा के साथ दी थी। फिर आरक्षण घोटाला की भी आपको एक ऑडिट करके किताब दिया था। तो अब आपके पास 3 हो गए। 26,000 स्कूल बंद, 20 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक, और फिर जब नौकरी नहीं है तो फिर आरक्षण का कितना घोटाला किया ये भी दिखाई दे रहा है आपको। ये तीनों चीजें आपके भविष्य में ये सरकार हटे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जब सरकार हटेगी तो चीजें बदलेंगी। जिस समय टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रचार और इतना ज्यादा पेनिट्रेशन यूपी में नहीं था, उस समय भी समाजवादियों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के, चाहे वो डायल 100 हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, एससीएल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया हो, IIIT आया हो, या स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए काम शुरू हुआ हो, या अभिनव स्कूल बनाने शुरू कर दिया हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को दिया हो, ये लगातार काम चल रहे थे। इसके साथ साथ बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके परिवार में भी लोग पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और गांव-गांव इंटरनेट बिछाने का भी उस समय, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, तब भी उसके लिए सबसे बड़ा कदम समाजवादी ने उठाया था। और आपको याद होगा जब लॉन्च हुआ था तो हजरतगंज में उसको हम लोगों ने फ्री भी किया था वाईफाई। आपके हजरतगंज में फ्री वाईफाई था, पार्कों में फ्री वाईफाई था। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, पीडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले ही पेज पे मैंने कहा था कि अगर पहले पेज का ही जवाब दे देगी सरकार। हालांकि समाजवादी पार्टी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे,
समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी, कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया, और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज है वो तैयार है। तो सोचिए, भारत सरकार और देश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सबने समझौता किया, और समझौते में यह तय हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी में हम किस पे भरोसा करें? तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची, उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फिर अगर पुलिस पूछ रही है, और वो भी छोटे बच्चों, और क्या मांग थी उनकी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाएं। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो हैं वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ न होने दें। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे कब्जा कर रही है, और अयोध्या की बात हमने आपको पहले भी बताई थी। भारतीय जनता पार्टी जमीन जहां मिल जाए उन्हें, तालाब जहां मिल जाए वो कब्जा कर लेते हैं। लखनऊ का 2017 के लगभग आप अगर मैप निकालेंगे, जितने तालाब थे सब बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिए। अब तालाब ही नहीं दिख रहे मैप में। अगर आप गूगल अर्थ से मैप निकालेंगे, सैटेलाइट अगर आप पे मैप होंगे, और इनफैक्ट आपको पता होगा कि जो विभाग है रिमोट सेंसिंग वाला, उनके पास बाकायदा नक्शे हैं, वो आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कहां पहले पानी था, तालाब था, क्या एरिया था। जितने महत्वपूर्ण तालाब थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं, जितने भी पाप करने वाले लोग, सब बीजेपी में। बीजेपी, भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग, बीजेपी। जितने भी भ्रष्ट हैं, बताइए, एक्सप्रेसवे बना, टूट गया। भाई आपने, हमने सबने देखा ना वीडियो तस्वीर, और क्या कहते हैं कि ये बहुत टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने सड़क बनाई इसको। और कितने दिन बाद ही हो गया वहां गड्ढे? 13 दिन बाद। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ही गिर गया था बुंदेलखंड। पूर्वांचल में तो न जाने कितने गड्ढे हैं आज भी, और जानवर कब आ जाए पता ही नहीं, किस रफ्तार से आ जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए जितने भी भ्रष्ट लोग हैं सब बीजेपी में हैं। तो भ्रष्ट, जुल्म करने वाले लोग और पापी लोग सब बीजेपी में है। बीजेपी, तुम नाम ही नहीं समझ पाए अभी तक। चंदम रामधन, चढ़ावा चोरी, और सब जा रहा बीजेपी के पास। तो बीजेपी को सफाई देनी चाहिए इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी पहले से साजिश षड्यंत्र करती आई है, सूची लिस्ट बदलने का काम ये करते आए हैं। और यूपी के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट लोग या वरिष्ठ जर्नलिस्ट लोग ये जानते होंगे, एक समय पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने पूरा 0 सेशन हो गया था, 0 सेशन हुआ था। केवल इसी वजह से हुआ था। और जो अगर उस समय के जो लोग रहे होंगे एग्जामिनेशन कराने वाले लोग, अगर आपके संपर्क में हो तो पता करना आप कि उस समय बीजेपी के लोग लिस्ट बदलवाना चाहते थे, अपने लोगों को शामिल करना चाहते थे। जब उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे, उसकी वजह से वो सेशन 0 हुआ था। आप पता करवा लीजिए केजीएमयू और किसी मेडिकल कॉलेज में। अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर।
विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर, तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं, उनका इसी से जीवन यापन होता है। इसलिए पहले भी मैंने कहा था, अगर आपको याद हो 22 से पहले, चुनाव से पहले, तभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग रामायण मेला कराते थे। रामायण मेला का बजट होता था चित्रकूट में और अयोध्या में। इन पात्रों को, जो कलाकार हैं, समाजवादी सरकार बनने पर इन कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारी हिंदुस्तानियत की परंपराओं को जो बढ़ावा देते हैं, जो भाईचारा, जो बंधु राष्ट्र बनाने के पक्ष में है, ऐसे कलाकार और ऐसे लोग, बुद्धिजीवी, कोई भी होगा, उन्हें हम लोग सम्मान राशि से जोड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समाजवादी सरकार में यश भारती हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शायर रहे हों, चाहे वो कवि रहे हों, चाहे वो कलाकार रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए लोग रहे हों, उन सबको सम्मान राशि दिया करते थे। भविष्य में हमारी हिंदुस्तानियत तहजीब को बढ़ाने के लिए, उन परंपराओं को बढ़ाने के लिए अगर हमें सम्मान राशि तय करनी पड़ेगी, तो इन कलाकारों के साथ उनको भी सम्मान राशि देने का काम करेंगे। ये हम लोग 22 में भी कर चुके हैं, आपको याद होगा।